नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे आप सभी का ओम गुरुकुल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा स्टैटिक्स पोर्शन उसका ये हिस्ट्री का एक हिस्सा है, वो मॉडर्न स्टैटिक्स जी के माता है। कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं दोस्तों, बहुत पॉइंट टू पॉइंट लगभग 55 अधिवेशन हुए हैं, प्लस 4 या 5 अतिरिक्त अधिवेशन हुए। तो आज हम तुम्हें 2-3 मिनट के पहले भाग में करा देंगे, उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू करेंगे दोस्तों। जो भी टॉपिक हम करंट अफेयर क्वेश्चन पहले लाते बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप जरूर देखा करिए उसे और दोस्तों में शेयर करिए करिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप बता या तो करिए कि हाँ सर आज का कंटेंट हमें अच्छा लगा। वैसे आज के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए, आगे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए चलते हैं। पहला देखते हैं आज क्या है दोस्तों। देखो दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन 1 में जितने भी इम्पोर्टेंट, वैसे तो 55 हुए हैं, प्लस 4 या 5 अतिरिक्त अधिवेशन हुए हैं जो कभी भी अटेंडम में बुला नहीं पड़े अधिवेशन। ठीक, लेकिन हम सभी अधिवेशन को नहीं देखेंगे, सिर्फ जो हमारे पेपर के महत्व से या किसी भी परीक्षा के महत्व से इम्पोर्टेंट होगा तो वही हम सब देखेंगे। देखो पहला अधिवेशन सबसे पहले बात, कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने। लेकिन पहले अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, याद रखना। और कहाँ हुआ? तो मुंबई। पहले ये पुणे होना था, लेकिन पुणे में एक महाबीमारी फ्लैग की चल रही थी, उससे ज़्यादा स्थगित होकर ये कहाँ पे हुआ? मुंबई में। ये तेजपाल इंटर कॉलेज करके उसमें इसका अधिवेशन हुआ था। पहले अधिवेशन का इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम करके। ठीक, इसका पहले अध्यक्ष दो तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो तो देखो, पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। देखो पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 ईस्वी में दोस्तों। हैं, इसके अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। आप लिखा होगा ज़्यादातर WC बनर्जी। कहाँ हुआ था? मुंबई में दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो इसमें पहले अधिवेशन में दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक, कितने में भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। अगर इससे ज़्यादा क्या है, देखो पहली बार ही ICS जो परीक्षा होती थी उस समय, सिविल परीक्षा जो भारत में नहीं होती थी, ब्रिटेन में ही होती थी हर बार, तो इस अधिवेशन में उसकी भारत में कराने की मांग की गई। और बहुत चीज़ें कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बहुत सी सारी बातें हैं, तो फिर कभी या सर ही कराएंगे हिस्ट्री की वीडियो में। लेकिन यहाँ के लिए इतना ही कि पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में हुआ? व्योमेश चंद्र बनर्जी का अध्यक्षता में हुआ। कब हुआ? बम्बई में हुआ। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 1886 ईस्वी में। कब हुआ? 1886 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों क्या कहते हैं? इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इन्होंने 1901 में धन का निष्कासित सिद्धांत भी दिया था। ठीक दोस्तों, वो अभी आगे बताएंगे। धन का निष्कासित सिद्धांत भी दिया था। कहाँ पे इन्होंने जो पहला अधिवेशन अध्यक्षता की थी, वैसे दूसरा था, लेकिन इन्होंने अपना पहला अधिवेशन अध्यक्षता किया था कांग्रेस का। अपनी पहले कब किया था? बनारस में। आपसे पूछा जाए कहाँ किया था, ये क्या था? नहीं दोस्तों, कलकत्ता में। कहाँ किया था दोस्तों? कलकत्ता में। कब किया था? 1886 में। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा दादा भाई नौरोजी ने पहला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस शहर में की थी? कहाँ की थी दोस्तों? कलकत्ता में की थी। कब की थी? 1886 ईस्वी में की थी। ठीक दोस्तों, और इसमें सबसे बड़ी बात, ठीक, अब देखते हैं तीसरा
तीसरा दोस्तों, तीसरा अधिवेशन की बात करें तो कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। किसने अध्यक्षता की थी दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने अध्यक्षता थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। कब की थी? 1887 ईस्वी में। कहाँ की थी दोस्तों? ये की थी मद्रास में। आपसे पूछ लिया जाए कि बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1887 ईस्वी में। कहाँ थी? मद्रास में। और इनके बारे में पहले आपसे ये एक क्वेश्चन आ जाए कि पहला मुस्लिम कांग्रेस अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी? जो पहला मुस्लिम हो तो बदरुद्दीन तैयब जी ने, पहला मुस्लिम अध्यक्ष के नाम से। और इसी अधिवेशन में भाषण जो पढ़ा गया था वो तमिल भाषा में पढ़ा गया था। किस भाषा में पढ़ा गया था? तमिल भाषा में दोस्तों पढ़ा गया था। ठीक, क्या क्या दोस्तों देखा हमने? देखा बदरुद्दीन तैयब जी ने कहाँ पे किया था? मद्रास में। कब किया था? 1887 ईस्वी में। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक, कब? वैसे ये कौन सा था? तीसरा था। आप देखते हैं चौथा दोस्तों, अगर आपसे चौथे अधिवेशन की बात किया जाए तो फोर्थ अधिवेशन कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? 1888 ईस्वी में। कहाँ हुआ? प्रयागराज, इलाहाबाद में। इलाहाबाद मतलब यूपी में। आपसे पूछ लिया जाए तो यूपी में कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम बार कब हुआ? तो कब हुआ? 1888 ईस्वी में। कहाँ हुआ? प्रयागराज। इस समय प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद में हुआ था। ठीक दोस्तों, कब हुआ? 1888 में। किसने किया इसकी अध्यक्षता? इसकी अध्यक्षता की दोस्तों जॉर्ज यूले ने। अब एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अंग्रेज जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी कब की थी? 1888 में। कहाँ की थी? प्रयागराज, इलाहाबाद में। ठीक, कब की थी? तो प्रथम अंग्रेज था ये जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1888 में। कहाँ पे की थी? प्रयागराज में। ठीक, कब? 1800। चलते हैं एक और इसमें दोस्तों भी आप देखते हैं। देखो ये लगातार क्रम इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ गया सातवां, मतलब बीच के जितने भी है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फिर कभी देखें। देखो सातवें सेवेंथ अधिवेशन की बात करें अगर दोस्तों तो कब हुआ था? ये हुआ था 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पी आनंद चार्लू ने दोस्तों। पी आनंद चार्लू ने कहाँ की थी? अगर बात की जाए तो ये की थी नागपुर। कहाँ की थी? ये की थी नागपुर। अगर बात की जाए तो इसमें पहली बार कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय कांग्रेस जोड़ा गया था। राष्ट्रीय शब्द क्या जोड़ा गया था? कांग्रेस के आगे इस शब्द जोड़ा गया था राष्ट्रीय। याद रखना, पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? 1891 में। किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। कब हुआ? 1891। उसके अध्यक्षता कौन कर रहा था? पी आनंद चार्लू कर रहे थे। ठीक दोस्तों, 12वां अधिवेशन आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, 12वां अधिवेशन कब हुआ? 1896 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों हुआ? ये हुआ रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में। ठीक, इस अधिवेशन में कहाँ हुआ? ये हुआ कलकत्ता में। इस अधिवेशन कलकत्ता के इस अधिवेशन में दोस्तों वंदे मातरम गीत गाया गया। कौन सा? वंदे मातरम पहली बार गाया था। और जो दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन सिद्धांत है वो भी इसी अधिवेशन में पेश किया गया। क्या पेश किया गया? वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। उसके बाद दादा भाई नौरोजी का जो धन निष्कासन सिद्धांत था दोस्तों इस अधिवेशन में पेश किया गया। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। आज पूछ लिया इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक पूछा जाता था कि मुख्य सूरत अधिवेशन या ये, लेकिन अब उनके अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाता है कि बताइए किसमें धन का निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने पेश किया। उस अधिवेशन के
अध्यक्ष का कौन कर रहा था, तो रहीमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे। कब? 1896। ये कौन से क्रम का कांग्रेस अधिवेशन था दोस्तों? ये था 12वां क्रम था। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट 21वां 21वां कब हुआ? 1905 में। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कर रहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। कहां पे ये कर रहे थे? बनारस में। बनारस में दोस्तों अगर बात करें, इसी में लाला लाजपत राय ने किस अधिवेशन में? बनारस के इस 1905 के अधिवेशन में, जो कि अधिवेशन अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे दोस्तों। इसमें लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस को अपना लक्ष्य सत्याग्रह घोषित करना चाहिए। ठीक, सत्याग्रह का मार्ग अपनाना चाहिए। किसमें? इस बनारस अधिवेशन में। ठीक दोस्तों, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। अब देखते हैं 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन कब हुआ? 1906 में दोस्तों हुआ। किसने किए? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। इससे पहले दादा भाई नौरोजी ने कौन सा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1886 ईस्वी में। कहाँ पे की थी? वो भी कलकत्ता में की थी दोस्तों इसी अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। इसी अध्यक्षता में स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। किसने? कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया दोस्तों कि स्वराज ही अंतिम लक्ष्य होगा। ठीक है, किसमें? ये 22वां अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। कहाँ पे? कलकत्ता में। और कब कर रहे थे? 1906 में दोस्तों। देखो दोस्तों 23वां अधिवेशन की बात करें तो ये 1907 में हुआ। आप जानते हो तो 1907 में सूरत में हुआ था, जो कि स्कर्टेड हुआ था, हो नहीं पाया क्योंकि इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक नरम दल, एक गरम दल। ठीक दोस्तों, अपने अपने सबके तर्क थे, इसी वजह से ये अधिवेशन हो नहीं पाया। इसके अध्यक्षता कौन नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया गया रास बिहारी घोष, लेकिन हो नहीं पाया, ये स्थगित रहा। इसके बाद जो हुआ 23वां ही बोलेंगे तो ये पहले वाला हो नहीं पाया। ये कब हुआ था? 1908 में दोस्तों, स्थगित होने के बाद। लेकिन इसके भी अध्यक्ष कौन रहे? रास बिहारी घोष ही रहे। रास बिहारी घोष रहे दोस्तों। कहां पे दोस्तों? मद्रास में। कहां पे? मद्रास पे। इस अधिवेशन में जो भंग की मतलब की थी, जो बंगाल विभाजन की बात थी, उसकी आलोचना की गई। किसकी? उसकी आलोचना की गई। और 26वां जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें पूछा भी जाता है। इसमें एक सयानी, ये वाला रहीमतुल्लाह सयानी वाला, दूसरा ये 1 2 और ये 3 के बाद ये चौथा, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पीपीटी में। इससे पहले में सब इंपॉर्टेंट, लेकिन आज से पूछ रहे 26वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? 1911 में। इसके अध्यक्षता में हुआ बिशन नारायण दर के। कहाँ हुआ? कलकत्ता में दोस्तों। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बातें दोस्तों कि इसमें पहली बार जनगणमन, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जनगणमन था, कांग्रेस के मंच पर गाया गया। ठीक, किसके? जनगणमन अगर की बात आ जाए, पूछा जाता है जनगणमन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो ये गाया गया कलकत्ता के अधिवेशन में। कब? 1911 में। अगर कौन सा क्रम का अधिवेशन था, तो 26वें क्रम का अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? बिशन नारायण दर कर रहे थे। ठीक, और दूसरी बात कि इसी में पहली बार ये जो सरकार की कठोर नीतियां थी ब्रिटिश शासन के उस समय, उसकी भी आलोचना की गई दोस्तों। आज तक इतने ही हैं दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन। अब जितने भी बचे हैं अगले वीडियो में कराएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके लिए दोस्तों, इसलिए नोट कर लेना। एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से कहीं नहीं, फालतू का बहुत कुछ लिखा होगा जहां भी मिलेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 26 दिसंबर, बी 27 दिसंबर, सी 10 सितंबर, डी 25 सितंबर। देखो अभी हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पिछले वर्ष इसकी घोषणा की गई थी कि हम वीर बाल दिवस मनाएंगे। कब मनाएंगे? 26 दिसंबर को। अभी हाल ही में नई दिल्ली में इसका आयोजन भी किया गया। कब किया गया? 26 दिसंबर को दोस्तों। 26 दोस्तों ये गुरु सिख धर्म दोस्तों सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और एक थे फतेह सिंह। ठीक दोस्तों, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये 2 थे। औरंगजेब ने इनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा था। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। लेकिन इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए इसका मना कर दिया कि हम अपने धर्म की नहीं छोड़ पाएंगे, मतलब इस्लाम धर्म को अपनाने से मना करेंगे। इससे औरंगजेब क्रुद्ध हो गए, मतलब इन्हें मरवा दिया, मतलब शहीद हो गई। ये इस समय शहीद के दर्जा। तब इस समय इनकी एज दोस्तों 9 वर्ष थी। क्या थी? 9 वर्ष थी और इनकी एज 6 वर्ष थी दोस्तों। तो इन्हीं की इस शहादत में अपने धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। इनकी इस शहादत के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष घोषणा की थी हम हर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाएंगे। कौन से क्रम के गुरु थे ये? 10वें क्रम के दोस्तों थे। किस धर्म के? सिख धर्म के। ये याद रखने वाली चीज है। तो कब बनाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा इसका 26 दिसंबर। अब देखते हैं तो बी ऑप्शन 27 दिसंबर। विश्व भर में महामारी तत्परता दिवस के तो कौन सा? अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस के तौर मनाते हैं। कौन सा? 27 दिसंबर को हम विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस के तौर मनाते हैं। इसे पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? इसे पहली बार 2020 में मनाया गया था। ठीक, याद रखना 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस के तौर मनाते हैं, पूरे विश्व में मनाते हैं। और पहली बार कब मनाया? 2020 में। बात करते हैं 10 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को किस तौर पर मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक दोस्तों, कि अगर थीम की बात करें दोस्तों, किसकी? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की, क्रिएटिंग होप। तो क्रिएटिंग होप एक्शन थ्रू एक्शन, मतलब अपने कार्य के जरिए लोगों में आशा की उम्मीद करना, बनाए रखना। ठीक, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 25 सितंबर को बात करें तो हम मनाते हैं दोस्तों विश्व नदी दिवस। विश्व नदी दिवस, मतलब इसकी अगर थीम की बात करें दोस्तों तो ये थीम थी कि एक नदी सब कुछ बदल सकती है। ठीक, क्या देखा? 26 दिसंबर तो वीर बाल दिवस, 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और डी ऑप्शन 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस। मतलब जो 10 सितंबर विश्व आत्महत्या दिवस की थीम की बात करें तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, अपने कार्य के जरिए उम्मीद जगाना दोस्तों। और 25 सितंबर विश्व नदी दिवस के एक नदी जो सब कुछ बदल सकती है, ये इसकी थीम थी। इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हाल ही में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन? पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में निम्नलिखित में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ए राइट टू रिपेयर, बी सेक्रेड पोर्टल, सी पीएम दक्ष पोर्टल और डी सफेस पोर्टल।
मतलब ये तीन किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। ये वाले तो 2021 पीटी में आया है, याद रखना दोस्तों, डी ऑप्शन। देखो अभी हाल ही में उपभोक्ता दिवस के अवसर पे दोस्तों खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री जो पीयूष गोयल थे, उन्होंने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा? राइट टू रिपेयर। दोस्तों ये ऐसा अधिकार है जो उपभोक्ता जो स्वयं द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक के सामान को मरम्मत या उनमें टेक्निकल बढ़ोतरी ही करवा सकता है। उसका अधिकार होता है कि अपने द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक के सामानों को वो इसके जरिए मरम्मत करवा सकता है या उसके और बेहतरी के लिए काम कर सकता है दोस्तों। किसके लिए? राइट टू रिपेयर के जरिए। अब इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। कब? लगभग जुलाई में किया गया था। एक खाद्य एवं उपभोक्ता मामले का जो विभाग है उसके जो अतिरिक्त सचिव है निधि खरे, ये अतिरिक्त सचिव निधि खरे, आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू रिपेयर का ढांचा विस्तृत करने के लिए कैसा उसका ढांचा हो, उसके में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो दोस्तों, उस सब के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति जो उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव थे निधि खरे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उन्हीं के जो सिफारिश है, उन्हीं ने जो भी रिपोर्ट दी है उसके आधार पर इसका लॉन्च किया गया। किसे? राइट टू रिपेयर को। क्या नाम था? निधि खरे। पूछा जा सकता है इसलिए हमने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में लिखा है दोस्तों सीक्रेट पोर्टल। ये पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? ये और ये दोनों जो पोर्टल है, सीक्रेट पोर्टल और पीएम दक्ष पोर्टल, दोनों ही पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए थे। सीक्रेट पोर्टल का मतलब है दोस्तों कि जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनके प्रशिक्षण या उनके रोजगार के लिए जानकारी इस पोर्टल के जरिए से मिल जाएगी या उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना। किसके? वरिष्ठ नागरिकों को। अगर पीएम दक्ष पोर्टल की बात करें तो युवाओं को जो प्रशिक्षण के लिए जानकारी चाहिए वो किससे? पीएम दक्ष पोर्टल के जरिए। अब आते हैं डी ऑप्शन दोस्तों। डी ऑप्शन सफेद, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। कौन सा? सफेद पोर्टल है। ठीक, अगर इसकी बात करें ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और इसमें जो भी कानून में अनुसंधान होता है उसकी जानकारी ही प्राप्त कर सकते हैं। किसके जरिए? इस पोर्टल के जरिए दोस्तों। किस पोर्टल के जरिए? इस पोर्टल सफेद पोर्टल के जरिए कि इस पोर्टल के जरिए जो भी कानून में अनुसंधान होते हैं नए नए न्याय विभाग में, कानून में, उनके जानकारी प्राप्त इस पोर्टल के जरिए हो जाएगी। किसने जारी किया? सर्वोच्च न्यायालय ने। ये दोनों पोर्टल किसने दिए हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। आप लोग कमेंट करना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के इसमें कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। हाल ही में भोपाल में संपन्न हुई राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? रेलवे की टीम, बी मध्य प्रदेश की टीम, सी हरियाणा की टीम, डी नन। दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो ये यदि हाल ही में 26 दिसंबर को, कब से? 20 से 26 दिसंबर तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। कहाँ? 20 से 26 दिसंबर दिसंबर भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई अभी हाल ही में। इसकी बात करें दोस्तों, इसमें लवलीना बोरगोहन और निखत जरीन ने
स्वर्ण पदक अपने नाम किए, मतलब इन दोनों ने स्वर्ण पदक अपने नाम है। तो बहुत चीज़ें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उससे पूछा जाता है, इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और पूछा क्या गया कि शीर्ष पे कौन रहा। देखो इस टूर्नामेंट में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में रेलवे की टीम शीर्ष में। रेलवे ने दोस्तों 2 स्वर्ण 3 रजत प्लस 5 कांस्य के साथ टोटल 10 पदक के साथ शीर्ष पे रहा दोस्तों। नहीं दोस्तों सॉरी, अगर बात रेलवे करें शीर्ष की तो 5 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सी, रेलवे की टीम। टोटल कितने पदक, 10 पदक दोस्तों। बात करें मध्य प्रदेश की टीम दूसरे स्थान पर दोस्तों रही। इन्होंने 1 स्वर्ण 2 कांस्य प्लस 2 रजत 5 कांस्य जीतकर टोटल 8 पदकों के साथ द्वितीय स्थान पर है। और हरियाणा की टीम तृतीय स्थान पर रही दोस्तों। तीसरे में उन्होंने 2 स्वर्ण प्लस 2 कांस्य जीते, इन्होंने कोई भी रजत पदक नहीं जीता। टोटल 4 पदकों के साथ, मतलब रेलवे की टीम शीर्ष स्थान पर रही 10 पदकों के साथ, मध्य प्रदेश की टीम 8 पदकों के साथ द्वितीय स्थान पर रही दोस्तों, और हरियाणा की टीम 2 स्वर्ण 2 कांस्य के साथ तृतीय स्थान पर है। तो शीर्ष क्रम क्या हो गया, रेलवे पहली, मध्य प्रदेश दूसरी, हरियाणा तीसरी। 20 से 26 दिसंबर मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित की गई और लवलीना बोरगोहेन और प्लस निखत जरीन ने इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दोनों ने अपने अपने वर्ग केजी में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शीर्ष टीम पूछिए तो लखनऊ, अरे दोस्तों रेलवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन आपका पक्का है दोस्तों। देखो दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई, कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा की गई, ये की गई कंसल्टेंसी, याद रखना दोस्तों, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR द्वारा। ये कहा कि प्रमुख कंपनी है दोस्तों, ये है लंदन के, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं CEBR, मतलब कंसल्टेंसी सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। क्या थी, वर्ल्ड इकोनॉमी लीग टेबल। अगर हिंदी बात करें तो ये विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, जैसे शॉर्ट फॉर्म में WELT के बोल। ठीक दोस्तों, एक ये विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट की बात करें तो लंदन की जो CEBR मतलब कंसल्टिव सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च कंपनी है, इन्होंने ये 14वीं रिपोर्ट जारी की। कौन सी 14वीं रिपोर्ट, पूछ लिया जाता है कौन सा संस्करण जारी किया, तो कौन सा 14वां संस्करण जारी किया दोस्तों। इस संस्करण में दोस्तों इन्होंने WELT का मुख्य कार्य क्या होता है कि विभिन्न अर्थव्यवस्था और 2037 तक विभिन्न परियोजनाओं के ट्रैक को, विभिन्न परियोजनाओं का जो ट्रैक होता है, जो उसमें चेंजेस होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं, उसका निष्कर्ष क्या होता है उनको ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना। किसका, इस रिपोर्ट का, वर्ल्ड इकोनॉमी लीगल टेबल का। ठीक दोस्तों, कब तक, 2037। इनके माध्यम से 2037 तक विश्व की GDP जो है लगातार सुधार होता रहेगा और 2037 तक विश्व की पूरी GDP 206 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। कितनी दोस्तों, 2037 तक कितनी, 206 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। कब तक, लेकिन 2023 में मंदी के भी आसार इसी रिपोर्ट में बताए गए हैं। कब, 2023 में मंदी के आसार भी इसी रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि 2023 में मंदी भी आ सकती है, लेकिन 2037 तक
विश्व की जीडीपी में सुधार लगातार होता रहेगा और 206 ट्रिलियन डॉलर तक की विश्व अर्थव्यवस्था पहुंचने की उम्मीद है। इसी में भारत के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बातें कही गई। हाँ, इसमें एक चीज़ और कही है कि 2036 तक लगभग उम्मीद जताई गई है, क्लियर नहीं किया, उम्मीद जताई है कि चीन है अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अमेरिका को पछाड़ देगा। कब तक? 2036 तक उन्होंने उम्मीद जताई है कि अमेरिका चीन से पीछे हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत के पक्ष में। भारत वर्तमान में 5वें स्थान पर है, शीर्ष में अमेरिका, दूसरे में चीन है और तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे दोस्तों जापान है। पहले पे दोस्तों अमेरिका, दूसरे पे चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी है दोस्तों, 5वें पे भारत है इस वर्तमान स्थिति में। लेकिन इनकी रिपोर्ट के अनुसार बहुत कुछ इन्होंने बताया है बात के बारे में परिप्रेक्ष्य में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना दोस्तों। क्या क्या इन्होंने बताया है दोस्तों कि भारत कब तक 2000 वर्तमान में भारत 5वें स्थान पर है विश्व की अर्थव्यवस्था में, विश्व की अर्थव्यवस्था में, ठीक। लेकिन इन्होंने बताया 2026 तक भारत किसे पछाड़कर, जर्मनी को पछाड़कर मतलब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कितनी बड़ी? चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। फिर उन्होंने बताया 2032 तक दोस्तों भारत जापान को पछाड़कर, किसे? जापान को पछाड़कर तीसरी मतलब थर्ड बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2026 में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, किसे पछाड़कर? जर्मनी को पछाड़कर, और 2032 तक जापान को पछाड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसके बाद सिर्फ अमेरिका और चीन 2 देश रह जाएंगे। बाद लिखा है 2035 तक उम्मीद जताई गई है कि भारत की व्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 ट्रिलियन डॉलर की। 2035 तक उम्मीद जताई गई है कि भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अपनी पूरी अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएगा। 2036 तक बोला गया है कि चीन अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। सिर्फ उम्मीद जताएगी दोस्तों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या पूछा है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? 2032 तक दोस्तों, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा था, इसलिए नोट कर लेना, क्योंकि अगले जब तक कोई अगली रिपोर्ट इसके माध्यम से आएगी तब तक ये क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन आपके किसने जारी की, कौन सी रिपोर्ट थी दोस्तों, ठीक। और ये रिपोर्ट पहली बार 2009 से प्रकाशित की जा रही है। कब से? 2009 से है। किसके द्वारा जारी हुई? इसमें भारत का वर्तमान स्थिति, फ्यूचर स्थिति और कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 10 साल की बताई गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का संस्करण हुआ। देखो अभी हाल ही में, कब? 24 दिसंबर को दोस्तों MSME के मंत्री, माने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे ने उद्घाटन किया इस पूर्वोत्तर महोत्सव का। किसका? नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर महोत्सव का। इसका कौन सा क्रम है दोस्तों? ये 2013 से पहली बार मनाया गया। कब? 2013 से अब मनाया जा रहा है, 2013 जोड़ लीजिए। ये इसका 10वां संस्करण का आयोजन किया गया। कौन सा? 10वां संस्करण का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगर बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर में कौन से 8 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर में? एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम आता है, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 हाँ, अच्छा 8 हो गए। और दोस्तों इसमें कौन? इसमें असम, मिजोरम, मेघालय और 6वीं अनुसूची कौन कितने राज्यों में कार्य करती है? 4 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? ये है असम, मेघालय
और त्रिपुरा मिजोरम। कौन सा? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इनमें छठवीं अनुसूची, मतलब छठवीं अनुसूची मतलब जनजातीय प्रशासन, इसमें छठवीं अनुसूची लागू है। किसमें क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 44 के माध्यम से। ये 8 राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, पूरी आबादी का बात करें तो ये क्षेत्र 3.8% लेता है। कितनी? 3.8% लेता है। अगर बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, पूरा क्षेत्रफल का 8% ये पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र कवर करता है। पूरी आबादी का 3.8% और क्षेत्रफल का 8%। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। शानदार 15वें इनर्शिया अवार्ड 2022 में बेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एनर्जी कंपनी इन हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया के किसे सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर ऑफ कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना बात करें 1975 में की गई भारत सरकार द्वारा। ये जल विद्युत के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है। इसी मिनी रत्न का भी दर्जा प्राप्त है। किसका? मिनी रत्न का। ठीक, इसके अगर मुख्यालय बात करें तो फरीदाबाद हरियाणा। और इसके जो अगर चेयरमैन की बात करें तो राजीव कुमार बिश्नोई वर्तमान में। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार 24 दिसंबर से बीकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी यूपी, सी केरल, डी गुजरात। देखो दोस्तों, गुजरात में जो सांस्कृतिक धरोहर है, पुरानी परंपराएं हैं दोस्तों, उसको उसके लिए जश्न मनाना। और केरल का एक जगह है कौसरगढ़, जिससे 7 भाषाओं की भूमि कहा जाता था। उसके जश्न मनाने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन कितने दिन चलेगा? ये 10 दिवसीय आयोजन है। ठीक दोस्तों, एक केरल के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन केरल। बात करें नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में 9वीं इंटरपोल मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आपराधिक पुलिस संगठन की 9वीं महासभा का बैठक हुई। कब? अक्टूबर में। जैसे हम लोग इंटरपोल कहते हैं। 1997 के बाद ये दूसरी बार ऐसा है जब नई दिल्ली में इंटरपोल की बैठक हुई। कौन सी? 9वीं महासभा की। कब? अक्टूबर में। ठीक, यूपी में विश्व डेयरी सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ था। विश्व डेयरी सम्मेलन, ठीक, कब हुआ था? इस सितंबर में हुआ था दोस्तों। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने? नरेंद्र मोदी ने। अगर दूध उत्पादन की बात करें कि भारत उत्पादक एवं उपभोक्ता मामले में उत्पादकता के मामले में शीर्ष स्थान पर है। और पूरे विश्व का लगभग दूध कितना उत्पादन भारत करता है? 21%। पूरे विश्व का भारत अकेले करता है। कितना? 21%। पूरे विश्व का 21% भारत उत्पादन करता है। ठीक, बात करते हैं गुजरात। गुजरात में अभी हाल ही में खादी महोत्सव का कब खादी उत्सव मनाया गया था। कब? अगस्त 2022 में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दोस्तों, इस महोत्सव के दौरान 7500 महिलाओं ने खादी के महत्व को बताने के लिए एक साथ चरखा चलाया था। कौन सा? इसी उत्सव में दोस्तों खादी के महत्व को दर्शाने के लिए 7500 महिलाओं ने एक साथ चरखा चलाया था दोस्तों। ठीक, इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन केरल। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्वाति सिंह, बी ऑप्शन अब्दुल खेरा, लेखा षष्ठी बख्शी और राधिका बत्रा को। दोस्तों, ये एकलव्य पुरस्कार 1993 से एक
खेल जगत में प्रतिभाशाली युवाओं को दिया जा रहा है। कैसे? उड़ीसा सरकार द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा किसे दिया? स्वाति सिंह को दिया गया। ये एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने में इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पे विशेष प्रदर्शन किया है। इसी ये उभरती हुई प्रतिभा को, जो कि एक साइकिलिस्ट है, पूछा जा सकता है स्वाति सिंह का संबंध निम्नलिखित किससे है? तो वो एक साइकिलिस्ट है। किसके द्वारा दिया गया? उड़ीसा सरकार द्वारा। कब से दिया जा रहा है? 1993 में। कौन सा संस्करण है? 30वां संस्करण है दोस्तों इसका। बात करते हैं अपनी लेखराज। अपनी अब लेखराज को पैरा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे नवाजा गया? अपनी लेखरा को। बात करें सृष्टि बख्शी को। सृष्टि बख्शी संयुक्त राष्ट्र के SDG के एक्शन अवार्ड के अंतर्गत एक अवार्ड है चेंज मेकर। ठीक है, उसका अवार्ड से नवाजा कैसे? सृष्टि बख्शी को। अब बात करते हैं राग का। बात कर मेल एंड मेलिंडा फाउंडेशन बिल गेट्स के द्वारा इनको एक गोल कीपर्स ग्लोब का अवार्ड से नवाजा गया। कौन से अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों? इनको नवाजा गया गोल कीपर्स ग्लोब गोल्स के। इनका प्रमुख कार्य क्या है? कि जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य देने के मामले में उनको ये पुरस्कार दिया गया। किसके माध्यम से दिया गया दोस्तों? ये दिया गया दोस्तों बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, किसे? राधिका बत्रा को। जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको वो बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए ऑप्शन हो गया। हाल ही में जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया। ये किससे संबंधित थे? ये दोस्तों ये एक फुटबॉलर थे जॉर्ज कोहेन। कहाँ के? इंग्लैंड के। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ग्रुप सी और डी पेपर में ज़्यादा पूछा, रेलवे में या SSC GD स्तर पे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे तो सब में जाते, कोई किसी का लिमिट नहीं है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा मात्रा में। ठीक, इसका संबंध जॉर्ज कोहेन का कहाँ थे? ये एक महान फुटबॉलर थे। किस देश से संबंधित थे? इंग्लैंड से। इनके बारे में इतनी जानकारी। बात करते हैं पत्रकारिता क्षेत्र में। अभी हाल ही में मतलब 2022 में एक पद्मश्री पत्रकार विजेता, हम इसलिए बता दे रहे हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये निधन के जरिए आ जाता है कि इनका संबंध किससे था। इनका हाल ही में निधन हो गया निम्नलिखित सज्जन का। ये किसका संबंध किससे था? या इनका निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? या हाल ही में इस खिलाड़ी का निधन हो गया, उसका क्या नाम है? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए बता रहे। पत्रकारिता में अभी हाल ही में निधन हो गया विनोद दुआ का। किसका? विनोद दुआ का। ये एक पत्रकार थे और इनको पद्मश्री से ये सम्मानित थे। ठीक, इसलिए चर्चे में प्रसिद्ध संगीतकार अभी हाल ही में डिस्को किंग के नाम से जो बप्पी लहरी प्रसिद्ध थे, बप्पी लहरी जिनको हम डिस्को किंग के रूप में जानते हैं, उनका निधन हो गया दोस्तों। उनको मूल नाम आलोकेश लहरी था। क्या था? आलोकेश लहरी। बात करते हैं क्रिकेटर के। अभी दो नाम हमें याद आ रहे हैं इसमें। एक एंड्रयू साइमंड्स, वो हाल ही में निधन हो गया, वो एक ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। दूसरे शेन वार्न। ठीक, शेन वार्न ये ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर थे दोस्तों, लेग स्पिनर। ये इसलिए ज़्यादा चर्चे में है, एंड्रयू साइमंड्स से ज़्यादा ये चर्चे में इसलिए क्योंकि इन्होंने द्वितीय लेग स्पिनर के मामले में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में टेस्ट मैचों में दूसरे क्रम से थे। पहले में कौन है इस समय? मुरलीधरन है जो श्रीलंका के गेंदबाज हैं दोस्तों। दूसरे शेन वार्न थे, लमसम 708 विकेट इन्होंने अपने नाम किए थे। दूसरा, पहली जो IPL ट्रॉफी है कब खेली गई? 2008 में। इनकी ही कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने उस कप्तानी में IPL का खिताब अपने नाम किया था। पहले IPL के पहले संस्करण का खिताब इन्हीं की कप्तानी में जीता गया था। किसके? शेन वार्न की कप्तानी। इसलिए ये ज़्यादा दोस्तों चर्चा में है। आज तक दोस्तों अभी तक
शायद हाँ, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो कांग्रेस के अधिवेशन दोस्तों बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ते रहिए, लाइक शेयर जरूर करिए। आप अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, सर्दी के मौसम है, बचाव जरूर करें अपना। धन्यवाद दोस्तों।